अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 9। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है हमारी ज़िंदगी और कीमिया। आज इस चैप्टर के अंदर से हमने करने हैं अपने सीरीज़ के अंदर डे 4 के अंदर पहले 3 दिनों के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। सारे MCQs, सारे शॉर्ट क्वेश्चन और सारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब बारी है चैप्टर नंबर 2 की। बहुत से स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि जी इसके अंदर से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें याद नहीं होता, हमें बुक्स के अंदर से निशान लगवा दें कि कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन है। वही सेम पैटर्न चल रहा है। 44 शॉर्ट क्वेश्चन जो है हाफ चैप्टर के बनने हैं। अगेन 83 पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है, हर टॉपिक के अंदर से, हर लाइन के अंदर से। आज आपने 44 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट हाफ मेरे साथ। लेकिन इसके निशान अगर आप चाहें तो मैं आपको बुक में से लगवा देती हूँ। अगर आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ पढ़ के याद करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आता है इंशाया तर्ज मुख्तसर सवालात हमने करने हैं चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है हमारी ज़िंदगी और कीमिया। सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स। ज़िंदगी के बुनियादी तमीराती एलिमेंट्स। इसके अंदर से सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका आ सकता है इसके अंदर से, वो यहाँ से आपने लगाना है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान फ़र्क बताएं। इसके अंदर उन्होंने 3 तरह से सवाल पूछा हुआ है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क बताएं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में फ़र्क बताएं, या फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ करें। अलहदा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेस्पिरेशन की तारीफ़ और उसकी कीमियाई मसावात अलहदा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब के ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन का मिला के आपने एक जवाब याद करना है। अगर आप बुक में से कर रहे हैं तो आपने यहाँ से शुरू करना है कि फोटो रेस्पिरेशन में, यहाँ से रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिससे जानदार पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं ताकि खुराक में मौजूद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से एनर्जी को जिस्म को फ्राहम की जा सके। एनर्जी प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। सवाल आएगा रेस्पिरेशन की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जी फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ करें। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें सब्ज पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से पानी लेते हैं पौधे, और फिर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेना है, ठीक है, सूरज की रोशनी से, और क्लोरोफिल भी लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है और पानी बनाना है। ये थी कीमियाई मसावात, ठीक है, ये वाली कीमियाई मसावात होती है। और ये तारीफ़, तो अगर आपका सवाल आएगा फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ करें तो आपने इसका ये जवाब लिख देना है, और ये रेस्पिरेशन की तारीफ़ थी। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है इनकी कीमियाई मसावातें बताएं। इसकी कीमियाई मसावात पूछेंगे तो आपने ये बता देनी है। फोटोसिंथेसिस की कीमियाई मसावात पूछेंगे तो आपने ये वाली बता देनी है। अगर वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें फ़र्क बताएं तो आपने लाइन लगानी है, जैसे कि ये टेबल बना हुआ है। एक तरफ आपने फोटोसिंथेसिस और एक तरफ आपने रेस्पिरेशन का ये जो जवाब मैंने आपको लगवाया है ये दोनों लिख देने हैं। इसकी तारीफ़ और कीमियाई मसावात, इसकी तारीफ़ और कीमियाई मसावात। इस तरह आपका इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कवर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके अंदर जो लिखा हुआ है ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। ये जो है इस टॉपिक के बाहर से क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड पेपर में आया हुआ है, तो आपने याद रखना है ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, चिकनाइयाँ और प्रोटीन। ये 5 चीज़ें जो है ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 3 टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया, याद रखना है ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, चिकनाइयाँ और प्रोटीन। अगर आप बुक के अंदर से कर रहे हैं तो यहाँ साइड पर लिख लें मेरे साथ, ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, चिकनाइयाँ और प्रोटीन। ये 5 वो हैं जो ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्वेश्चन ऊपर उतार लें अगर आपने चाहते हैं, ये जवाब लिख लें, सवाल लिख लें जी ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बुक के अंदर से। पहला क्वेश्चन आपने क्या किया जी, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की तारीफ़ और कीमियाई मसावात, या उन दोनों में फ़र्क। दूसरा सवाल आपने क्या किया है, ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम बताएं। इस टॉपिक के अंदर से अगर हम ब्रेन बुक की तरफ जाएं, हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है इंसानी जिस्म कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, इनके नाम लिखिए। तो आपने बताना है कि इंसानी जिस्म के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो 3 बुनियादी हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन। ये 3 है आपका जवाब। और इसका सवाल है इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी तमीराती एलिमेंट्स क्या है, या इंसानी जिस्म में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के नाम बताएं। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से। पहला क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की तारीफ और कीमियाई मसावात। दूसरा सवाल था ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरा, क्योंकि ऑक्सीजन का टॉपिक है ना, तो ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरा था हमारी ज़िंदगी में कितने एलिमेंट हैं, इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी तमीराती एलिमेंट कौन कौन से हैं। उसका जवाब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट हैं बुनियादी एलिमेंट्स। उसके बाद अगला सवाल जो इस टॉपिक के अंदर से आया है वो ये है कि दहकते हुए सूरज में, नहीं पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 2 ऐसे कंपाउंड के नाम बताएं जिनमें कार्बन तो है मगर वो कार्बन के एलिमेंट नहीं है। तो वो 2 एलिमेंट के नाम है जी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस टॉपिक के आगे आप लिख लें कार्बन, ठीक है, मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे साथ अपनी बुक्स निकाल के जल्दी से इनके आंसर लगा दें, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जब आपने तैयार करने बैठना है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के आने वाले क्वेश्चन है। देख लें क्वेश्चन कितनी दफ़ा आया हुआ है। एक दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है, किसी ना किसी पास्ट पेपर्स के अंदर पूछा था उन्होंने बोर्ड में क्वेश्चन, इसलिए आपको लिखवा रहे हैं। ये कौन सा सवाल इसका बनेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएं जो है ऑर्गेनिक पर इनमें कार्बन नहीं है। तो आप यहाँ लिख लें इनके अंदर कार्बन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हालांकि कार्बन है लेकिन अपनी असली हालत में कार्बन नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते। अगला क्वेश्चन आता है दहकते हुए सूरज में कौन सी गैस मौजूद है। अब ये सवाल कहाँ से आ गया जी, यहाँ से देखते हैं। हमने पढ़ा था कि दहकते हुए सूरज में तमाम हाइड्रोजन और इसके अहम अज्जा मुश्तमिल हैं। यानी कि दहकते हुए सूरज के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, दहकते हुए सूरज के अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके नीचे सिर्फ अंडरलाइन कर लें और इसके क्वेश्चन बना लें। अपना क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें। इसके ऊपर यहाँ 4 तो ये था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ब्रेन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 8 हाइड्रोजन की अहमियत के हवाले से 2 पॉइंट्स बताएं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कायनात में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है। तो जवाब क्या, कायनात में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। और इसकी 2 उन्होंने क्या बातें बताएं आप। तो यही इसकी एक बात होगी कि एक तो ये कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है और दूसरा कि दहकते हुए सूरज में भी होता है। तो इसकी ये 2 बातें लिख लें कि इसका क्या है। पहला तो ये कायनात में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। और दहकते हुए सूरज में भी जो एलिमेंट होता है सूरज के अंदर भी वो है हाइड्रोजन। तो ये हो गए हाइड्रोजन के 2 खवास, हाइड्रोजन की 2 बातें, हाइड्रोजन की अहमियत के हवाले से 2 पॉइंट्स। यहाँ कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, सूरज में पाया जाने वाला है। सारे सवाल यही बनते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन की अहमियत यहाँ लिख लें, हाइड्रोजन की अहमियत, क्वेश्चन नंबर 7। और इसको लगा लें आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो यहाँ पे आपके यहाँ से लेके यहाँ तक इस सारे टॉपिक के अंदर से जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ सकते हैं कि मुमकिन चांसेस हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बन के आ जाए इस टॉपिक से, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 2.2 की तरफ, कार्बन और उसकी अहमियत। आपने बताना है कि आपको इस तरह ज़्यादा इजी रह रहा है या ब्रेन के अंदर से याद करना ज़्यादा इजी था स्क्रीनशॉट लेकर। अब आते हैं जी कार्बन के बारे में। मैंने पूछा है कार्बन क्या है, उसकी अहमियत बताएं। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। कार्बन, ठीक है, ये लाइन काट दें। कार्बन अर्थ क्रस्ट में आज़ाद हालत में पाई जाती है। तकरीबन 1 लाख मुख्तलिफ़ किस्म के मरकबात का हिस्सा है और इसकी मुनफरिद सलाहियत ये है कि ये लंबी जंजीरों वाले और गोल हल्कों वाले कंपाउंड्स और गोल हल्कों वाले रिंग्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये था आपकी कार्बन की अहमियत। ठीक है, कार्बन क्या है, कार्बन की क्या अहमियत है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से शुरू करें। सवाल है कार्बन और उसकी अहमियत, उसके आगे लगा लें क्वेश्चन मार्क। कार्बन के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो आपने यहाँ से शुरू करना है और आगे जाकर यहाँ तक आपने कंपाउंड्स बनाते हैं तक अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है इस टॉपिक के अंदर से। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर से जो क्वेश्चन आया वह कार्बन के बारे में वो आया है एलोट्रोपी किसे कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है, एलोट्रोपी ही बार बार पूछा गया। अब देखें 39 टाइम सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो है जी एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में बताएं। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब लिखवाने जा रही हूँ। यहाँ से आपने शुरू करना है। कार्बन मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती है।
ठीक है, और इन मुख्तलिफ जो तबी खसूसियात के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, कौन सी हालत में पाई जाती है? जो तबी खसूसियात से मुख्तलिफ होती हैं, जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबी हालतों में पाया जाए। ठीक है, मुख्तलिफ हालतों में, लेकिन कौन सी तबी हालतों में कोई एक एलिमेंट पाया जाए तो इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं, और ऐसे मुख्तलिफ हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एलोट्रोपी किसे कहते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स किसे कहते हैं, तो दोनों का जवाब एक ही है। तो इन दोनों वर्ड के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, एलोट्रोपी के आगे भी और एलोट्रोपिक फॉर्म्स के आगे भी। देख के आपको पता चल जाए कि ये सवाल है। और इसकी मिसालें लाजमी याद रखनी है, डायमंड, ग्रेफाइट और बिकी बॉल्स। कभी कभी खाली ये भी सवाल आ जाता है कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स की मिसालें बताएं, सिर्फ इतना यही पूछ लेते हैं। और कभी वो खाली एलोट्रोपी पूछ लेते हैं या एलोट्रोपिक फॉर्म्स पूछ लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतने हिस्से के अंदर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के आंसर लगा लें। यही 3 शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने ब्रेन के अंदर दिए हुए हैं। पहले कार्बन क्या है वो तो आपको पिछले बता दिया गया, पिछले क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। उसके बाद उन्होंने पूछा एलोट्रोपी क्या है या एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है। फिर उन्होंने पूछ लिया कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म के नाम बताएं, या कार्बन की कोई से 2 एलोट्रोपिक फॉर्म बताएं। अच्छा, उन्होंने आपसे सिर्फ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ही नहीं पूछी, वो आपसे बाद में नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है तो आपने यहाँ से बताना है चारकोल और सूट, और एलोट्रोपी पूछेंगे तो आपने बताना है डायमंड, ग्रेफाइट और बिकी बॉल्स। ये 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 लगा लें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताएं। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन अभी तक के टॉपिक के अंदर से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर 39 टाइम्स आया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 46 दफ़ा जो है बोर्ड के पेपर्स के अंदर आया है, वो है हीरा और ग्रेफाइट के अंदर फ़र्क बताएं, या हीरे की तारीफ़ करें या ग्रेफाइट की तारीफ़ करें। अलग-अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठे मिला के भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीरे के बारे में आपने बता देना है कि हीरा जो है कार्बन की, अगर आएगा हीरे की तारीफ़ करें तो आपने बताना है ये बेरंग है, शफाफ है और क्रिस्टल हालत है, ज़मीन की गहराइयों में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा हरारत और दबाव की वजह से बनता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ डायमंड कैसे बनता है, सवाल आया हुआ हीरा कैसे बनता है। ब्रेन के अंदर पास्ट पेपर्स के अंदर मैंने देखा है, ये देख लें आप। यहाँ पे आगे क्वेश्चन मैंने पढ़ा आपका, यहाँ पे था क्वेश्चन डायमंड कैसे बनता है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट, डायमंड कैसे बनता है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो ये इसी के अंदर से आया था। हीरा कैसे बनता है, आपने जवाब बताना है हीरा बहुत ज़्यादा हरारत और दबाव की वजह से बनता है। और ये भी MCQs आ सकता है, कायनात की सख्त तरीन शे कौन सी है? हीरा। कायनात, इसके नीचे लिख लें MCQs, कायनात की सख्त तरीन शे जो है वो हीरा है। तो यहाँ से यहाँ तक हीरे की तारीफ। और उसके बाद ग्रेफाइट, ये भी कार्बन की कलमी हालत है। ठीक है, कोयले को बड़की भट्टी में गर्म करने से हासिल किया जाता है। एक लाइन अगर आप छोटा करना चाहें तो ये वाली काट दें, नरम, स्याह और ठोस हालत है। ठीक है, और इसकी खसूसियात पूछेंगे। ग्रेफाइट की क्या खसूसियत है आपने बताना है, इसकी सतह चमकदार होती है और छूने पर फिसलन महसूस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कर लें। एक इसका ये भी कर लें कि ये खुश्क सेल के इलेक्ट्रोड, लेड पेंसिल बतौर लुब्रिकेंट और रंग साजी में इस्तेमाल होता है। अगर पूछेंगे ग्रेफाइट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल का क्वेश्चन आएगा तो ये लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लें, अभी तक अगर हमने 10 किया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर लें, इसकी तारीफ़ ग्रेफाइट की यहाँ से यहाँ तक। इस्तेमाल के अंदर 2 लिखने हैं, एक ये वाला इस्तेमाल और एक ये वाला इस्तेमाल। ये इसके 2 इस्तेमाल हैं। और तारीफ़ के अंदर यहाँ से यहाँ तक, और उसके अलावा हीरे की तारीफ़ यहाँ से यहाँ तक। हीरा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 लगा लें आप। तो अभी तक यहाँ तक के टॉपिक के अंदर आधा चैप्टर आपको करवाना है। 13 शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है। 14वां शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर इसके आएगा, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है ये तो पहले बता दिया। चारकोल और सूट आपने लाजमी करना है। यही टॉपिक हम करने हैं ब्रेन के अंदर से, कि आपको जो है वो आंसर लगा रहे हैं। तो उन्होंने भी ये देख लें क्या पूछ लिया, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स के नाम भी बताएं। तो नाम तो हमने कर लिए हैं जवाब के अंदर, चारकोल और सूट। लेकिन उन्होंने आगे पूछा है इनके इस्तेमाल भी बताएं, इनके इस्तेमाल भी बताएं। तो इनके इस्तेमाल जो हैं वो यहाँ से देखते हैं। इनके इस्तेमाल हैं 1300 डिग्री टेम्परेचर पर कोल जो है हवा की गैर मौजूदगी में जलाने से हासिल की जाती है। ये 15वां शॉर्ट क्वेश्चन लगवा लें। सवाल आएगा कोल कैसे हासिल की जाती है, इसके आगे लिख लें कोल कैसे हासिल की जाती है, और इसका जवाब लगा लें कोल तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर हवा की गैर मौजूदगी में जलाने से हासिल होती है। और इस्तेमाल अगर उन्होंने आपसे पूछा तो आपने ये बताना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती। चारकोल और सूट लिख के, ये कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती बल्कि इनको जानवरों की हड्डियों
नटशेल, शुगर, खून और कोल को ऑक्सीजन की महदूद मिकदार में जलाने से हासिल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे ना छोटा सा लिख भी लें इंपॉर्टेंट। तो ये आपके यहाँ तक हुए थे जी 15, ये आ गया 15 वाला शॉर्ट क्वेश्चन और ये आ गया 16 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। इसका सवाल क्या आएगा, कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स के इस्तेमाल बताएं और ये कैसे हासिल की जाती हैं। इस्तेमाल पूछेंगे तब भी यही बताना है, कैसे हासिल की जाती हैं तब भी यही बताना है। पास्ट पेपर्स के अंदर से आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं कि ये कहाँ पे आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। यही उन्होंने पूछा है चारकोल कैसे हासिल होता है, जब भी आपको क्वेश्चन लगवाया। फिर उन्होंने पूछा कोक कैसे हासिल होती है, बता दिया ना 1300 डिग्री टेम्परेचर पर हासिल होती है चारकोल। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आपके बार बार आए हैं। अगले टॉपिक आपका आ जाता है 2.3 गैस टॉपिक तक। अब आपके 17 क्वेश्चन जो शुरू होना है वो इस टॉपिक से। नामियाती कीमिया की तारीफ़ करें बुक के अंदर से। तो आपने यहाँ से बताना है कि नामियाती से अक्सर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और बहुत से कंपाउंड्स में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। चंद ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन का शुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड की फुर्सत में नहीं किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यही मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन लिखवाया ना पीछे टॉपिक के अंदर। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कंपाउंड हैं जो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब कि नामियाती। ये भी सवाल कर सकते हैं नामियाती कंपाउंड्स बताएं दो जिनमें कार्बन हो पर नामियाती हैं, या इनऑर्गेनिक हो पर नामियाती हैं। तो आपने ये बता देना कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ से यहाँ तक ये आ गया था नामियाती कीमिया की तारीफ़ करें, उसकी 2 लाइनें लिखें। 17 मतलब 2 लाइनें लिखें। या ऑर्गेनिक कीमिया क्या है, सवाल उसका जवाब आ गया। उसके बाद उन्होंने आपसे जो इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन करना है, ये 4 तस्वीरों के नाम, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। उन्होंने कहना है इसके 4 मिसालें बताएं। तो आपने ये 4 मिसालें बता देनी है कि प्लास्टिक, अद्वियात, पेंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या नामियाती कीमिया की 4 मिसालें हैं। ये आपका हो गया 18वां शॉर्ट क्वेश्चन। पीछे वाला था 17 वाला, ये आ गया 18 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ से उन्होंने आपसे पूछा है कि 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बताएं जो इंसान ने खुद बनाया है। ये इंसान के बनाए हुए 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बताएं। 4 नामियाती कीमिया के नाम बताएं। उर्दू में वो ज़्यादा ये भी पूछ सकते हैं, गहरी उर्दू में नामियाती कीमिया के नाम बताएं। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर से आपसे अगर कोई टॉपिक पूछना है तो वो यही पूछना है कि हमें बताएं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। तो आपने यहाँ से बता देने हैं ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यहाँ आप लिख लें कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, ये जवाब है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और ऑक्सीजन की हों उन्हें कहते हैं। और सवाल क्या, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं। क्या जवाब है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हों उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये आपका 19वां शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया था। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है आपका पानी। ठीक है, ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे लग रहे थे कि ज़रूरी नहीं है हाइड्रोकार्बन्स की 2 मिसालें बताएं तो मैंने नहीं करवाया, मैंने कटवा दिया है। ठीक है, अगर आप ब्रेन से कर रहे हैं तब भी आप ये वाला काट दें। फिर आता है जी इस टॉपिक के अंदर से पानी के अंदर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका पानी की 2 लाइनें बताएं, पानी के खवास बताएं, पानी की तारीफ़ करें। ठीक है, तो पानी की तारीफ़ अगर आपसे पूछते हैं आप यहाँ लिख लें पानी की तारीफ़ या पानी के खवास, 2 खवास 2 बातें। ठीक है, यहाँ पानी क्या है तो आपने बताना है पानी एक बेरंग बेबू माया है, यानी ऐसी चीज़ जिसका ना रंग है ना उसकी कोई स्मेल है। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीज़ कितनी देर पे हो जाता है पानी, 0 डिग्री सेल्सियस अगर फ्रिज के अंदर टेम्परेचर होगा ना तो पानी बर्फ़ बन जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट अगर चूल्हे का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा ना तो पानी बॉयल हो जाएगा, उसको उबाला आ जाएगा, उबला हुआ पानी बन जाएगा। तो ये थी पानी की 2 बातें, पानी के 2 खवास, पानी की तारीफ़, पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा है जी बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, इस चैप्टर का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पीछे थे जो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तीसरा ये 26 दफ़ा पास्ट पेपर्स के अंदर आया, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। बर्फ़ हल्की होने की वजह से पानी पर तैरती है। यहाँ भी लिखा हुआ है बर्फ़ हल्की होने की वजह से पानी पर तैरती है। टेम्परेचर में इजाफे होने के साथ जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, जितनी गर्मी ज़्यादा होती जाएगी
उतना उतना बर्फ़ पिघल कर पानी बनती जाएगी। ऐसा ही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी में बर्फ़ रख दो, ठीक है, 37 डिग्री पे क्या होगा, वो पिघल के पानी बन जाएगी। इसकी डेंसिटी में इजाफा होता जाएगा, जितना पानी बन जाएगी ना बर्फ़, उसकी डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बर्फ़ से जब पानी बनती है पिघल के तो क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, आपने याद रखना है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 बहुत सर्दी होती है ना, टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं होता, बहुत कम, तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 0.990, यानी 999 0.999 डेंसिटी होती है पानी की 0 डिग्री पर। लेकिन अगर वो बर्फ़ बन जाए तो फिर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, 999 से गिर के 918 भी आ जाती है, 0.918। तो मतलब बात का यही था कि जब बर्फ़ होती है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जब वो पिघल के पानी बन जाती है तो उसकी डेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह 0 डिग्री सेंटी पे 0.99 थी, और 0 डिग्री के बाद अगर ज़्यादा करो, बर्फ़ बना दो उसको, तो फिर उसकी 0.918 डेंसिटी हो जाएगी। इसका सवाल है, बर्फ़ पानी की सतह पर क्यों, यहाँ पे लगाएं, क्यों तैरती है, ये आपका सवाल है। सवाल नंबर 20 वाला ये था। 21 कर लें आप, 21 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट तरीन, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आया। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, उसके बाद एक और बताया था, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये वाला, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। हर किसी के पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, पानी की 2 खसूसियात बताएं, तो आप यही बता देंगे जो 2 आपको निशान लगाए हैं। उसके बाद आपने आगे देखना है कि इस टॉपिक के अंदर से और क्या आ सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर से अगर कोई और क्वेश्चन आ सकता है, वो ये ब्लॉक क्वेश्चन है। अब आप देख लें कि हम कहेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन आ गया। उन्होंने ये भी दिया हुआ है, क्यों कुछ अद्वियात लड़कों की निस्बत लड़कियों पर ज़्यादा जल्द असरअंदाज होती हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन आया जी आपका यहाँ से। यही वजह है कि कुछ अद्वियात लड़कों की निस्बत लड़कियों पर ज़्यादा जल्दी असरअंदाज होती हैं कि नौजवान आदमी के जिस्म के अंदर 35 लीटर पानी होता है, ठीक है, और लड़कियों के अंदर जो है ना पानी की मिकदार कम होती है। तो लड़कियों के अंदर पानी कम होता है तो उनके ऊपर दवाई जल्दी असर कर जाती है। तो ये एक ब्लॉक पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लगा लें, ठीक है। सवाल का क्वेश्चन मार्क आप लगा लें यहाँ से कि क्यों, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये सवाल है, क्यों कुछ अद्वियात लड़कों की निस्बत लड़कियों पर ज़्यादा असर करती है, क्योंकि लड़कियों के जिसमें पानी कम होता है, लड़कों के जिसमें पानी ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि बर्फ़ के नीचे आबी हयात कैसे ज़िंदा रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है, आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। पानी की बलाई सतह के तब्दील हो जाने, पानी की बलाई सतह के बर्फ़ में तब्दील हो जाने के बावजूद, यानी अगर समंदर के ऊपर पानी था, बहुत सर्दी आ गया, वो जम के सारा समंदर बर्फ़ बन गया, फिर भी जो नीचे वाला पानी है ना वो माया ही रहेगा, वो पानी रहेगा। ऊपर बर्फ़ जमी हुई है लेकिन नीचे पानी है। इस वजह से जो हल पज़ेर हवा समंदरी हयात के सांस लेने के काम आती है। जो नीचे पानी की जो मछलियाँ जो मखलूक होती है ना वो ज़िंदा रहती है, मर नहीं जाती। अगर पानी ऊपर से बर्फ़ भी बन गया ना समंदर, तो वो जब पिघलेगा तब भी उसके अंदर से मछलियाँ ज़िंदा ही निकलेंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24, और ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आया कैसे हुआ ये आप लोग खुद देख लें कि इस तरह उन्होंने पूछा हुआ है कि पानी के अंदर आबी हयात किस तरह ज़िंदा रहती है बर्फ़ के नीचे, या मौसम सरमा में मनजमद समंदर के नीचे मछलियाँ कैसे ज़िंदा रहती हैं। जो जमा हुआ समंदर होता है उसके नीचे मछलियाँ कैसे ज़िंदा रहती हैं। तो आपका ये वन है क्वेश्चन नंबर 24, वैसे ब्रेन के अंदर आ रहा है 27। उसके बाद आपसे इन्होंने यहाँ से पूछ लिया है कि पानी की 3 कुदरती हालतों के नाम बताएं। ये इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, खुद आपने याद रखना है, माया, ठोस और गैस। ज़ाहिर बात है पानी क्या क्या हालत में पाया जा सकता है, हर चीज़ दुनिया की 3 हालतों में होती है, ठोस, माया और गैस। तो पानी की भी यही 3 कुदरती हालतें हैं। 3 दफ़ा ये भी बोर्ड के अंदर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछ लिया है कि पानी, इस सारे टॉपिक के अंदर से अगर उन्होंने आपसे पूछा है तो इसके अंदर से उन्होंने आपसे ये पूछा है कि टेम्परेचर बढ़ने से पानी में गैसों की सोल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 ब्रेन का, लेकिन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ से आपने इसका आंसर बताना है कि टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ ठोस अशिया की पानी में सोल्युबिलिटी में इजाफा होता रहता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, पानी में हर सल्यूट की सोल्युबिलिटी दूसरे सल्यूट से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर ये पोटाशियम नाइट्रेट 84 ग्राम, लेकिन कॉपर सल्फेट सिर्फ 33 ग्राम हल होता है, ठीक है। ये आपने बताना है, ये भी आपका सवाल है। इसका सवाल क्या आएगा कि टेम्परेचर में इजाफे के साथ पानी की सोल्युबिलिटी में इजाफा क्यों होता है,
ठीक है, टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ ठोस अशिया की या पानी की सोलिबिलिटी में इजाफा क्यों होता है। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ लिख लें क्वेश्चन नंबर 25। ये सारे क्वेश्चन आपने आज इसके निशान लगा लें और बैठ के 2 दिन लगा के, चाहे 2 दिन ले लें इस क्वेश्चन के लिए, आधी बुक के आधे चैप्टर के, लेकिन इनको कंप्लीट करके याद करके लिखें। उसके बाद आ गया हवा। इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाएगा कि हवा एक मरकब या अमेज़ा क्यों है, हवा क्या है, हवा के ज़ायद तरकीबी क्या है, हवा में मौजूद गैसें क्या हैं, यही सारा कुछ पूछा जाएगा। आपने ये लाइन और ये टेबल को ना पैराग्राफ बना के याद करके लिख लेना है। ये 26 वाला क्वेश्चन हो गया आपका। पैराग्राफ कैसे बनेगा, ये टेबल जैसे उन्होंने बनाया, देखें उन्होंने पहली लाइन यही लिखी है, हवा हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसों का अमेज़ा है, हवा में मुख्तलिफ गैसों की मिकदार दर्ज झेल है। ठीक है, ये ना लिखना नीचे दी गए टेबल में, आपने लिखना है दर्ज झेल है या मुख्तलिफ गैसों की मिकदार। इतनी लंबी लाइन काट के आप लिख दें मुख्तलिफ गैसों की मिकदार। और उसके बाद बता दें नाइट्रोजन में 78% है, ऑर्गन 0.9% है, न्यूनॉन 0.02% है, जैसे इन्होंने बताया हुआ है। हीलियम, क्रिप्टॉन और रिजिनॉन इतने फीसद है। तो इस तरह टेबल बनाने के बजाय उन्होंने आपको यही सारी बातें एक पैराग्राफ में लाइनें बना के लिख दी हैं। अगर आप चाहें आप भी यहाँ बना के लिख लें। ये था इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं जी, आखिरी क्वेश्चन है जी, हवा में ऑक्सीजन का किरदार। आपके आज का टॉपिक यहाँ तक हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज यहाँ तक आपका ये था 26 वाला क्वेश्चन। आखिरी 27वां क्वेश्चन 27 वाला क्वेश्चन, हवा में ऑक्सीजन का किरदार। इसके अंदर से एक तो आएगा जलना कैसा अमल है, जलना, ठीक है, इसके ऊपर लिख लें कैसा अमल है। ये आपका सवाल है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जवाब बन जाता है। छोटा सा लाइन है, यहाँ तक कर लें, यहाँ तक कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जलना एक ऐसा कीमियाई अमल है जिससे रोशनी या हरारत पैदा होती है। ठीक है, याद रखना, जलना कैसा अमल है जिससे कीमियाई अमल है जिससे रोशनी हरारत पैदा होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर बन गया जी 27। उसके बाद आप आ जाएँ 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है, एक आदमी हर रोज़ कितना पानी इस्तेमाल करता है, इतने से लेकर इतना, 15,000 से 20,000 लीटर कितनी हवा इस्तेमाल करते हैं एक आदमी हर रोज़, 15,000 से 20,000 लीटर हवा इस्तेमाल कर रहा है सांस लेने के लिए एक इंसान डोज की। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं ऑक्सीजन की 2 बातें बताएं। ऑक्सीजन के 2 फ़ायदे क्या हैं, ऑक्सीजन के 2 खवास क्या हैं। बातों को फ़ायदों कहते हैं, खवास। तो आपने ये बताना है ऑक्सीजन जलने और जंग लगने के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरा सूरज से आने वाली बनफशाई हवाओं को रोककर जिंदा जानदारों की हिफाजत करती है। ये है ऑक्सीजन के 2 खवास, हवा में ऑक्सीजन का किरदार, ऑक्सीजन की 2 बातें। ऑक्सीजन के हवाले से जो भी क्वेश्चन आए उसका जवाब ये 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट है ये वाला, ठीक है, 29 वाला, 30 वाला क्वेश्चन है आपका। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे हो गए, और एक यहाँ से यहाँ तक, ये 2 पॉइंट मिला के। ये था क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 30 शॉर्ट क्वेश्चन है। 29 वाला सवाल था, एक आदमी हर रोज़ कितनी हवा इस्तेमाल करता है, और 30वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की 2 बातें बताएं। ऑक्सीजन के 2 खवास बताएं, ऑक्सीजन की अहमियत बताएं, या हवा में ऑक्सीजन का किरदार बताएं। हर सवाल का यही जवाब है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कि एक जलने और जंग लगने के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है, और सूरज से आने वाली शुआओं को रोककर जानदारों की हिफाजत करती है। ठीक है, ये यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये हो गया। यहाँ पे हमारे ब्रेन के अंदर से अगर आप कह लें तब भी मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, जो टॉपिक वाइज सारे ढूंढ के। और अगर आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक तो हर किसी के पास होती है, इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि टेक्स्ट बुक के अंदर से आपको निशान लगवाए जाएं, बजाय कोई ब्रेन के अंदर से स्क्रीनशॉट लेकर याद करने से। क्योंकि स्क्रीनशॉट की वजह से ना बच्चों को याद नहीं हो पाता, उन्हें सही तरह नज़र नहीं आता, वीडियो क्वालिटी का ज़रा मसला आ जाता है। तो 2.1 टॉपिक के अंदर से लेकर लास्ट टॉपिक हमारा जो है 2.5, उसका हाफ, यहाँ तक हाफ चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। सीरीज़ के डे 5 के अंदर 4 दिन लगा के हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने सारे चैप्टर के MCQs, टोटल पूरे चैप्टर में से 100 MCQs तकरीबन बनाए थे कि 80, ठीक है। और जो है 84 शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए हैं पहले चैप्टर के अंदर से याद। कोहर हेल्पिंग हैंड के स्टूडेंट्स ने, मेंबर्स ने, ये पिछले चैप्टर की बात हो रही है। 83 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से याद किए थे, शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ, और इनकी तैयारी की थी। वो आपने ऐसे किया था कि मैंने आपको ब्रेन के अंदर से बता दिया था, आपने स्क्रीनशॉट लेकर याद किए, लिखे। लेकिन अब चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपको ज़्यादा इजी करके बुक के अंदर से करवा दिए हैं। मेरा काम था आप तक शॉर्ट क्वेश्चन पहुंचाना, आपको बताना, आपको सिखाना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। याद करना, पढ़ने के लिए बैठना आपकी ज़िम्मेदारी है। तकरीबन अगर आप 1.5 घंटा लगाएं
ये आपको मेरी गारंटी है। अगर आप 1.5 घंटा सीरियस होकर बैठ जाएं और ये सारे क्वेश्चन एक एक करके याद करके लिखना शुरू करें तो 1.5 घंटे के अंदर, एक दिन का सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा अगर आप अपनी ज़िंदगी का जनरल साइंस की बुक के चैप्टर 2 को दे दें तो आपका हाफ चैप्टर तैयार हो जाता है। कल दोबारा 1.5 घंटा दें, हाफ चैप्टर दोबारा तैयार हो जाता है। अगले दिन आप 15 से 20 मिनट लगाएं, आपकी MCQs तैयार। तो 3 दिनों के अंदर 1.5 घंटा और अगले दिन 15 मिनट, आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। आपके कितने नंबर का पेपर तैयार हो जाता है साइंस का। तो गौहर हेल्पिंग हैंड के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि जब भी वीडियो है आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ गई। आप उसी टाइम आएँ, अपनी बुक के ऊपर निशान लगाएँ, होमवर्क रखें, टाइम निकालें और उसको याद करके लिखें और पेपर की अच्छी तैयारी करें। खुदा हाफिज़। गौहर हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि ऐसे ठीक है ना, बुक के ज़रिए आपको आंसर लगा देंगे। आपको मैं ब्रेन के ज़रिए तस्वीरें उतार के भेज दिया करूँ उन पेजेस की, और आप इसी तरह लिखे लिखाए शॉर्ट क्वेश्चन को याद करके लिखना चाहते हैं। कमेंट आपके बताने चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलने चाहिए। जितनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन निकाल के लाते हैं ढूंढ के, तो लाइक तो हमारा हक बनता है। गौहर हेल्पिंग हैंड याद रखना।